चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ओएसडी जवाहर यादव ने बताया कि यह फैसला लिया गया है कि सभी विधायक जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए ओएसडी यादव ने यह बताया कि बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सभी विधायक जनसंवाद कार्यक्रम करेंगे। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान भी किया जाएगा। काम किया ऐसे ही उसका भी मूल्यांकन हुआ। मुख्यमंत्री जी अधिकतर मंगलवार को जो भाजपा या अन्य है, तो आज तो भाजपा विधायक दल की मीटिंग थी, जिसमें हमारे 41 विधायक को इसमें आना था, जिसमें से 6 विधायक ऐसे हैं जिनकी राजस्थान में ड्यूटी है और 2-3 अपने कारणों से नहीं आए। बाकी सभी विधायक इसमें मौजूद थे। मीटिंग में मुख्यतः हम जो सरकार की उपलब्धियां या आने वाले काम है या पिछले जो टारगेट थे वो कितने अचीव कर लिए, उसको लेकर चर्चा हुई। इसमें भी रोड को लेकर, बाकी और है किसानों को लेकर चर्चा हुई। जो धान अभी तक खरीदी जाती थी शायद 25 क्विंटल पर एकड़, उसको बढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री ने 35 क्विंटल पर एकड़ कर दिया। तो ऐसी कुछ चीजें जिनका काम किया। ऐसे ही उसका भी मूल्यांकन हुआ कि जो फैमिली आईडी के साथ पहले बिजली के बिल ऐड होते थे वो खत्म कर दिए। इसके लिए विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। ऐसे बिंदुओं पर हमारी नवरात्रों के पावन पर्व के मौके पर मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कालका काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर सबकी खुशहाली और समृद्धि की मन्नत मांगी। मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कालका स्थित गुरुद्वारा पहुंचकर माथा टेका। साथ ही गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मंत्री ओम प्रकाश यादव को सरोपा भेंट किया। सांसद नायाब सिंह सैनी गांव डींग, कालीरोणो, बड़ाचपुर सहित अन्य गांवों में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम किया। इससे पहले सांसद नायाब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने गांव डींग में 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सैनी चौपाल का शिलान्यास किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान सांसद ने गांव डींग, कालीरोणो, बड़ाचपुर में विकास कार्यों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए जनसंवाद कार्यक्रम की एक अनोखी पहल की है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को आयुष्मान कार्ड, चिरायु योजना, उज्ज्वला योजना सहित सरकार की तमाम योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, ताकि वंचित योग्य प्रार्थी इन योजनाओं का इस जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से फायदा उठा सके। इस सरकार ने योजनाओं का 100% लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन प्रणाली को अपनाया है। इससे योजना का लाभ सीधा लाभार्थी को मिल सकेगा। मनोहर लाल जी की सरकार दिन रात, क्योंकि पहले की सरकारें समस्याएं पैदा करती थी, मनोहर लाल जी समस्याओं का समाधान करके लोगों तक लाभ पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी। और विपक्ष झूठ बोलता है, झूठ बोल करके गुमराह करता है। मुझे तो ये ध्यान में है कि राहुल गांधी साहब पिछली बार राजस्थान के अंदर एक मंच के ऊपर गए और मेरी ड्यूटी भी वहीं लगा रखी है। मंच के ऊपर जाकर के उन्होंने कहा कि भाई आज एक तारीख है जब सरकार के 10 दिन पूरे हो जाएंगे। उन्होंने गिनती भी गिनी कि 10 तारीख तक 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। झूठ बोल करके राजस्थान के लोगों की वोट ले ली। महेंद्रगढ़ के हुड्डा पार्क के पास भ्रूण के अवशेष मिलने के बाद लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण के अवशेष को जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भेजकर जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि मामले को लेकर पार्षद प्रतिनिधि अश्विनी कुमार ने बताया कि नगर पालिका के कर्मचारी सफाई करने के लिए आए तो भ्रूण दिखाई दिया, जिसकी सूचना
तुरंत पुलिस को दी गई। वहीं मामले को लेकर डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि पुलिस की शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि डिलीवरी के बाद जो औरनाल होती है उसी किस्म का कोई अवशेष नहीं है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह जो है पुलिस स्टेशन सिटी में जो है इंफॉर्मेशन मिली थी कि हुड्डा पार्क के पास डस्टबिन के पास जो कचरा पड़ा हुआ है उसमें कोई भ्रूण टाइप का जो है पड़ा हुआ है, जिसपे संबंधित एसएचओ जो है मौके पर गया था। तो शुरुआती में जांच में ये सामने आया कि वो जो डिलीवरी के बाद ओरनल होती है उस टाइप का है। फिर भी हमने शक दूर करने के लिए हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ जो है उसका पीएमआर जो है हम करवाने लगे। सुबह जब कर्मचारी यहाँ साफ सफाई के लिए आए हुड्डा पार्क के सामने, तो सुबह किसी ने अबॉर्शन अबॉर्ट करा करके यहाँ पर मांस के चीथड़े और बच्चों के अंदर की नसें तक और हाथ तक यहाँ पर देखे गए। मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसएचओ रवि कुमार जी के पास फोन किया और मीडिया पत्रकार भाइयों को फोन किया और हमने बुलाया। और ये काफी बार हमने देखा, छोटे छोटे पीस, कोई सिरिंज गिर जाता है, कोई ग्लूकोज की बोतल डालेगा, लेकिन आज तो इसकी अति कर रखी है। इसके अंदर भाई अरे सुनी खबर अंबाला से है, जहां बदमाश निशान सिंह का भाई रंजीत सिंह पेरोल से फरार हो गया, जिसके खिलाफ महेशनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया। फरार आरोपी मर्डर के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था, जो कि यमुनानगर की जेल में बंद था। आरोपी रंजीत सिंह पेरोल से वापस नहीं आया और न ही जेल में सरेंडर किया। महेशनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जल्द ही रंजीत सिंह को अरेस्ट करने की बात भी कही है। जानकारी देते हुए महेशनगर थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि रंजीत सिंह 2009 के मर्डर के मामले में जेल में बंद था और वो पेरोल पर बाहर आया हुआ था, लेकिन वो वापस जेल नहीं गया, जिसके बाद जेल प्रशासन की तरफ से आरोपी के खिलाफ लेटर आया। वहीं आरोपी को 1-2 दिन में अरेस्ट करने की बात कही गई है। के मर्डर के मुकदमे में सजा याफ्ता था, जेल में बंद था। ये पैरोल पे आया था, पैरोल खत्म होने के बाद वापस जेल में नहीं गया, तो वहाँ जेल यमुना की तरफ से इसके खिलाफ जो लेटर आई थी मुकदमा दर्ज करके और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या काम है? मुकदमा दर्ज कर दिया, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई कहाँ है ये, क्यों नहीं गया, इसको राउंड अप करके और वही जेल में भेजेंगे। कब तक जल्दी 1-2 दिन में पकड़ के और वापस हो जाए। सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा देने वाली हरियाणा पुलिस में कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो सेवा सुरक्षा सहयोग के नारे को झूठा साबित ही कर रही हैं। साथ ही ईमानदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर सवालिया निशान लगाकर जनता के भरोसे को भी तार-तार कर रही है। मामला अंबाला छावनी महेशनगर थाने का है, जहां एसआई रूप सिंह राणा ने एक पुराने मामले में आरोपी पर कई धाराएं लगाने का डर दिखाकर 3 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, जिसके बाद उक्त व्यक्ति ने इसकी शिकायत एसीबी टीम पंचकुला को दी और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया और रिश्वतखोर एसआई रूप सिंह राणा को 2 लाख रुपए रिश्वत सहित रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि साल 2018 में एक मामले में केस से हटाने की एवज में एसआई ने 3 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। ये मामला है बिल्कुल झूठा मामला है। कोई पुरानी एफआईआर है 2018 की। अभी हमने इसको डिटेल में स्टडी करना है, लेकिन जहां तक मैंने स्टडी की है अशोक कुमार का इसमें कोई रोल नहीं है और इसको निकलवाने के लिए बेवजह से परेशान करके हमारे जो क्लाइंट से पुलिस पैसे मांग रही थी और 2 लाख रुपए में जो उन्होंने दिए, इसमें जो पुलिस मुलाजिम है वो पकड़ा गया है। तो मेरा एक रिश्तेदार पकड़ा हुआ था महेशनगर थाने में, जो पुलिस उसको उठा के लाई थी घर से 2-3 मुलाजिम। उसको हम पता करने के लिए आए, रूप सिंह सब इंस्पेक्टर। उसने बोला भी इसको कोर्ट में पेश करके, हम कोर्ट में लेके आए। 4 दिन का जुडिशियल रिमांड लिया। रिमांड के बाद मैं खुद अपनी गाड़ी में उनको छोड़ के आया वहाँ पर। तो उन्होंने फिर मेरे से एचओ साहब से बात हुई, एचओ मिलवाए
वो अब जो अपना वो करेंगे रूप सिंह जी। जुलाना क्षेत्र में एडीजीपी हिसार मंडल की सूचना पर एसपी जींद की देखरेख में टीम ने परीक्षा में धांधली और युवाओं को लालच देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूल 12वीं के अंग्रेजी पेपर के दौरान दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना में पुलिस टीम ने रेड की। विद्यार्थियों से पैसों में सेटिंग करके उनकी जगह दूसरे विद्यार्थियों को परीक्षा में बिठाया जा रहा था। प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले देकर नकल करवाने वाले लोगों को 21 परीक्षार्थी को और एक दलाल को काबू किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जुलाना क्षेत्र में परीक्षा के नाम पर गोरख धंधा चल रहा है। काफी संख्या में विद्यार्थियों से पैसे लेकर परीक्षा देने वालों को काबू किया गया है। जुलाना में गलत गतिविधियों द्वारा परीक्षाएं हो रही हैं और मेरे को 2 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया, जिससे सीआईए स्टाफ की टीम द्वारा हमने दुर्गा सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुलाना वार्ड नंबर में इनकी सहायता से, पुलिस की सहायता से वहां पर चल रही परीक्षा में दूसरे की जगह पेपर दे रहे कैंडिडेटों को ट्रेस किया और पकड़े। साथ ही उनका एक दलाल भी उस स्कूल से ही बरामद किया और उसको अरेस्ट किया गया। सर, कितने बच्चों को इस दौरान परीक्षार्थियों पकड़ा गया है? 20 से 21 बच्चों को इनके साथ पकड़ा गया है। फरीदाबाद की रामनगर कॉलोनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी भयानक थी कि पूरा आसमान धुएं में तब्दील हो गया और देखते ही देखते आग कूड़े के ढेरों की ओर बढ़ती जा रही थी। जहां लोगों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां काफी देर बाद मौके पर पहुंची और ऐसे में आग लगने से आसपास के रहने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं लोगों ने बताया कि किसी शरारती तत्व के लोगों ने यहां आग लगाई है। और ये यहाँ पे पहली बार नहीं हो, काफी बार हुआ। वहाँ पे भी आग लगी, उधर भी आग लगती रहती है। महीने आए महीने में 2-3 महीने में लगती रहती है। झज्जर में अपने को नियमित किए जाने की मांगों को लेकर जिला भर के ग्रामीण सफाई कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के आवास के पास सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 17 सालों से काफी कम वेतन पर गांव में सफाई का काम किया जा रहा है। बार बार गुहार लगाए जाने के बाद भी उन्हें नियमित नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि हमने सरकार को हड़ताल की चेतावनी देने से पहले ही दी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं सुनी, जिसकी वजह से उन्हें सड़कों पर पूरे हरियाणा में उतरना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, यह आंदोलन जारी रहेगा। हमारी मांग ये है कि हमने 2 महीने पहले सरकार को नोटिस दिया था हमारी मांग मुद्दों को लेके। इस 25 जुलाई को धनखड़ के पीए जो धनखड़ से भी मिलने की हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन इनके पीए ने हमारे से यही बात कही थी कि मैं धनखड़ साहब की मुलाकात करूंगा। हमारी मांग यही है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारी जो 17 साल से गांव में अपनी सेवाएं दे रहा है, उसको पक्का करने की मांग है। उसी के विरोध में जब सरकार हमारी नहीं सुन रही, आपको बता दें कि झज्जर में सफाई कर्मचारी अपने को नियमित किए जाने की मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के आवास के पास सड़कों पर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। सफाई कर्मचारियों का कहना है
कि पिछले 17 सालों से उनका वेतन काफी कम है। वहीं दूसरी ओर झज्जर में अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोलकर बैठी आशा वर्करों के आंदोलन को 3 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। एक बार फिर से आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अपनी मांगों को जायज बताया और कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आशा वर्करों ने कहा कि 10 सूत्रीय मांगों में जो भी उन्होंने अपनी मांगें उठा रखी हैं वह सभी जायज है। बार बार उनकी मांगों को लेकर बहाना बनाया जा रहा है। उनकी मांगों में न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए कराना, सामाजिक सुरक्षा देना, पीएफ का लाभ देना, सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल करना और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए लाभ देने के रूप में शामिल है। सरकार को मांग न मानने पर उन्होंने ये चेतावनी दी है। देखो जी, आज 71 दिन हो गया हमारे धरने को चले हुए और सरकार ने हमारी 2 बार तो जो सरकार का मुख्य प्रधान और मुख्य सचिव आर.के. खुल्लर जी हैं उनके साथ वार्ता हुई है। 2 बार विभाग के साथ वार्ता हो चुकी, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोई भी ये नहीं कह रही अगर भाई हम इतना तक हम आशा वर्कर का ये मांगे मानेंगे। लेकिन हमारी जो 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर विचार होते हैं और सब के ऊपर सहमति होती है। जो आर.के. खुल्लर जी हैं उन्होंने भी जो हमारी 10 सूत्रीय मांग पत्र है उसके ऊपर बिल्कुल गहनता से बात की है और सुना है और उन्होंने ये कहा कि आपकी मांग बिल्कुल जायज है। लेकिन ये पता नहीं सरकार कहाँ बिल्कुल अटकी हुई है। सरकार के तरफ से बयान आते हैं कि सरकार आशा वर्कर की जो मांग है उनको पूरा करने के लिए सरकार कुछ मंथन कर रही है मांगों के ऊपर, तो वो मंथन कितने दिन तक होएगा? देखो जी, प्रशासन पर असर पड़ने की तो क्या बात हुई। प्रशासन ने तो हम जीत जावांगे, हमारे पर रोक लगा देगा। प्रशासन की आप गेंद बन रही है, अगर ये बूढ़ा जाओ और ये बूढ़ा जाओ, प्रशासन की कोई वो नहीं होती। मतलब फर्क पड़ रहा है तो आम जनता पे पड़ रहा है कि उन्होंने आशा वर्कर की जरूरत है और सरकार ने जनता की जरूरत नहीं। इसलिए सरकार हमें दरी से नहीं उठाना चाहती और इसलिए हमसे बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि हमारे जिस ग्राउंड पे हम काम करते हैं इतनी दिक्कतें आई हुई हैं हमारी बेनिफिशरियों को कि उन्हें हॉस्पिटल में जाने के लिए कोई नहीं पूछ रहा। वहाँ जाती हैं तो ANC डे होता है, उस ANC डे में उसको चेकअप होता है या नहीं होता। वे आकर कहते हैं जी किसी ने नंबर को नहीं लगाया, हमारा न्यू ना होया, हमारा ये रह गया, हमारा वो रह गया, हमारे बच्चे का टीकाकरण को नहीं होया। ये सभी फोन हमारे पास आते हैं। और बड़ी खबर का रुख करते इस वक्त करनाल से बड़ी खबर, सीएम मनोहर लाल सम्मानित करेंगे, करन स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको करनाल से बता रहे हैं, जहां एशियन गेम्स में को लेकर हरियाणा के मेडल विजेता होंगे सम्मानित। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल करेंगे सम्मानित। करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, करन स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। 20 अक्टूबर को कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एशियन गेम्स में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। हरियाणा के मेडल विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा इस दौरान। बड़ी जानकारी करनाल से आपको दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज की तरफ से 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। भारत सरकार नई दिल्ली ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए एक मजबूत भारत जरूरी है। आर्थिक समृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास, स्थिरता और शांतिपूर्ण सुरक्षा वातावरण कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने वैश्विक राजनीति को ध्यान यूरोप से भारत प्रशांत क्षेत्र की ओर स्थानांतरित कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विश्व एक परिवार एक भविष्य का आह्वान कर पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की विरासत को दर्शाता है।
दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में क्या विकास हो रहा है उसके ऊपर है। और इसका उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक, जो कि एक उभरता हुआ कॉन्सेप्ट है, धारणा है, उसके बारे में साउथ अफ्रीका, फ्रांस, इटली, मलेशिया, थाईलैंड, मॉरिशस और अन्य कई देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। ये दूसरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी। हमारा इंडो पैसिफिक रीजन ये एक सस्टेनेबल रूप में किस तरह से डेवलप करे ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस जो सेफ रहे। इसके अंदर हमारी जो ओशन इकोनॉमी है, जिसको हम ब्लू इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और जिस तरह से हमारी क्लाइमेट चेंज हो रही है, हमारे क्लाइमेट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आने वाले समय के अंदर इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर भी बहुत सारे उसके एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे कि जो फिशरीज हैं, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अंदर उनका शिफ्ट हो सकता है एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरी लोकेशन। हरियाणा में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बाद अब हरियाणा के जो विधायक हैं वो भी जो है जनसंवाद के कार्यक्रम जो है करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ इस पूरे प्रोग्राम में होगा और कैसे किया जाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा है, उनसे बात करते हैं। सर, अब जो विधायकों को जो फील्ड में उतारा जाएगा जनसंवाद को लेकर, किस तरह का प्रारूप रहेगा, किस तरीके से विधायक जो है समस्याएं सुनेंगे? पूरे हरियाणा में जितने भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री, सांसद, सभी जनता के लोगों के बीच में आएंगे। जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हैं उन सबको उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। जो नहीं होंगे मुख्यमंत्री कार्यालय में देंगे। और लोगों क्या है कि समस्या सुननी है, सब काम तो साइड पर नहीं होता, पर उनकी क्या है कई बार जानकारी जुटाते तो अपने कार्यालय में देंगे तो उससे जानकारी जुटेगी, उससे काम करने को लाभ मिलेगा। दूसरे हलकों में ड्यूटी लगाने का क्या मकसद? अपने हलके में करते तो शायद पार्टी को ज्यादा बेनिफिट होता, और अगर इसमें विधायक से किसी दूसरे हलके में जाकर समस्याओं को सुनते हैं तो फिर उनका निपटारा और उनको ऊपर तक, चंडीगढ़ तक किस तरीके से भिजवाया जाएगा? तय है भाई, यहाँ सीएम कार्यालय में देना है। अपने हलकों में घूम मना किसके? मैं अपने हलकों में कार्य कर, दूसरों में जा। मैं विधायक है, विधायक कहीं भी घूम सकता है। विधायक को जाना चाहिए लोकसभा में। भाई अपनी में लोग विधानसभा में काम करे, दूसरे में जाए। उनके साथ जो भी सरकार का अधिकारी रहेगा, ये छोटी छोटी समस्या वहीं करेंगे और बाकी मुख्यमंत्री कार्यालय से पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, इस महीने में जो है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार का कार्यकाल जो है 9 साल का होने वाला है, तो क्या किसी तरह कोई बड़ा कार्यक्रम? पिछले दिन परसों मुख्यमंत्री खुद जो है प्रधानमंत्री से मिले थे और कह रहे हैं कि एक रैली का आयोजन करने की बातचीत करेंगे। क्या इस तरह का कोई प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है, पर 9 साल में कार्यक्रम होना चाहिए, बढ़िया है। और प्रदेश के हित में कार्य किया और काम किया है, और जो मुख्यमंत्री करेंगे, संगठन कहेगा, उस कार्यक्रम को बढ़ करेंगे। सर, 21 और 22 अक्टूबर को जो है ग्रुप डी की जो भर्तियां होनी है और करीबन 14 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी जो है वो बसों से सफर करेंगे। हालांकि सरकार ने फ्री में ट्रैवलिंग की घोषणा जरूर कर दी है, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट के ऊपर एक दिन में 14 लाख का भार बढ़ेगा, उसको लेकर विभाग की क्या तैयारियां हैं? हम पे पर्याप्त बस है और ज्यादा से ज्यादा बसों को चालू रखेंगे, और हमें जहां बसों की संख्या और भी बढ़ानी पड़े उस पर बढ़ाएंगे। और कई बार कहीं 4 या 5 फिर 5 या 6 बढ़ाएंगे, या 3 या 2 3 के 4 कराएंगे, 2 के 3 कराएंगे, और थोड़ा लेट नाइट तक करेंगे कि लोगों को समय तक पहुंचाने का। फ्री ट्रैवलिंग की है सर, वो किस तरीके से जो है वो अवेल जो है स्टूडेंट कर सकेंगे? और जिनका अगर मॉर्निंग में एग्जाम है और वो एक दिन पहले अगर एग्जामिनेशन सेंटर वाले शहर में पहुंचते हैं तो उसके लिए क्या प्रारूप रहेगा? नहीं, आई कार्ड दिखाएं, शाम को जा सकता है। आई कार्ड दिखाएंगे तो जा सकता है। अगर किसी को 6 घंटे पहुंच रहा, रात को जाएगा तो सुबह पेपर है तो रात को निकलेगा, सुबह तक नहीं पहुंच नहीं पाएगा। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, जिनका कहना था कि एक लंबे समय के बाद जो चुनाव होने हैं हरियाणा के अंदर, उसको लेकर जो है विधायक भी जो जनसंवाद का कार्यक्रम करेंगे। उनकी सभी शिकायतें चंडीगढ़ में आएंगी और उनका समाधान किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा।